Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about clinical trials. अकॉर्डिंग टू द लॉ कोई भी नई ड्रग जब मार्केट में आती है तो उस पर टेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टेस्टिंग पहले एनिमल्स पे होती है एंड देन ह्यूमंस पे होती है। तो ह्यूमंस में जब मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। जो मेन टर्म है उसे बोलते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल। कि कोई भी ड्रग है जिसे हमें टेस्ट करना है, सपोज हमने कोई नई ड्रग बनाई है, उसे हमें डायबिटीज़ के लिए टेस्ट करना है, तो डायबिटीज़ के लिए जब हम उसे टेस्ट करेंगे मार्केट में आने से पहले उस पर जब एक्सपेरिमेंट करा जाएगा ह्यूमंस के ऊपर तो उसको बोला जाएगा क्लिनिकल ट्रायल। अब इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपके पास कुछ बेस होना इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कि कोई प्रूफ होना इंपॉर्टेंट है कि जिस केमिकल का आप ट्रायल करना चाहते हैं वो रियली में किसी भी एक तरीके की डिजीज के लिए इफेक्टिव है या फिर किसी भी तरीके से वो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो ह्यूमैनिटी है, उसको फायदा कर सकती है। तो इसके बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खुद पे ही ट्रायल कर लिया ये प्रूफ करने के लिए कि उनकी जो हाइपोथेसिस है, दैट मीन्स उनकी जो थ्योरी वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक साइंटिस्ट थे मार्शल, उनकी ये हाइपोथेसिस थी कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है वो भी एक रीजन हो सकता है पेप्टिक अल्सर होने का। तब तक ये हाइपोथेसिस को किसी ने भी नहीं माना था। तो इस चीज को उन्होंने प्रूफ करने के लिए खुद को ही एच पाइलोरी का इन्फेक्शन कर लिया और उसके बाद उन्होंने प्रूफ किया कि जो पेप्टिक अल्सर है वो एच पाइलोरी से भी हो सकता है। सो ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं, ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब क्लिनिकल ट्रायल साइंटिस्ट ने खुद पे ही परफॉर्म कर लिया है। बट क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली कुछ अलग अलग इसकी स्टेजेस होती है। कुछ तो करा जाता है जो कि हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, कुछ में लिए जाते हैं पेशेंट्स। तो इस तरीके से कलेक्टिवली सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो भी फाइनल जो भी रिजल्ट आया है उसको इवेल्युएट किया जाता है कि क्या ये सही है या फिर नहीं है, जो भी रिपोर्टिंग है या फिर जो भी हाइपोथेसिस दी गई थी वो सही है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग बेसिस हो सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। अब जैसे कुछ अप्रोचेस होती हैं जो कि ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करती हैं और ये ड्रग डिस्कवरी के अप्रोचेस को हम बेस बना करके क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड इल्यूसिडेशन ऑफ ड्रग टारगेट। दैट मीन्स सपोज किसी साइंटिस्ट ने ड्रग का टारगेट डिस्कवर किया है तो वो क्या कर सकता है, इस बेसिस पे क्लिनिकल ट्रायल कर सकता है। उसके अलावा रेशनल ड्रग डिज़ाइन, दैट मीन्स कि ड्रग का जो पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग है उसके रिसेप्टर के बेस हो सकता है या फिर उसका मॉलिक्यूलर बेस हो सकता है, तो उस पर भी क्लिनिकल ट्रायल करा जा सकता है। उसके अलावा केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नोन मॉलिक्यूल, सपोज पहले से कोई एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है या फिर एग्जिस्टिंग ड्रग है, उसमें हमने केमिकली मॉडिफिकेशन करके कुछ ना कुछ ग्रुप्स वगैरह को ऐड करके कुछ को रिमूव करके उसका मॉडिफिकेशन करके ऐसी हाइपोथेसिस बनाई है कि अब ये सारे ग्रुप्स को ऐड करने के बाद इसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ये भी एक बेस हो सकता है। उसके अलावा स्क्रीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ केमिकल्स, दैट मीन्स कि पर्टिकुलर स्क्रीनिंग करा सकते हैं अलग अलग केमिकल्स को लेकर के या फिर अलग अलग डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं सिंथेटिकली, तो उन पे फिर टेस्टिंग करी जा सकती है, उनकी स्क्रीनिंग करी जा सकती है, तो ये भी एक बेस हो सकता है। उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ नोन ड्रग टू ऑब्टेन एडिटिव और सिनर्जिस्टिक यूज ऑफ द ड्रग, दैट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर ड्रग हमारे पास पहले से है, उसका हमने किसी और ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हमें ये लगा कि ये एडिटिव इफेक्ट दिखा रहा है या फिर ये कुछ ना कुछ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखा रहा है, और अगर सच में वो इफेक्ट ऐसे शो कर रहा है तो उस पर भी क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बेसिक रीजंस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रीजन होंगे। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर मारना है कि हमने आज कोई नया केमिकल बना लिया तो हम इस पर टेस्टिंग कर लेंगे, नहीं, पहले से उसका पर्टिकुलर बेस होना चाहिए, उसके बाद अप्रूवल मिलता है एफडीए से। एफडीए है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये अप्रूवल देता है क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट कराने के लिए। इंडिया के अंदर CDSCO, दैट मीन्स सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ग्रांट प्रोवाइड करती है, और ये अथॉरिटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इसके अलावा ICMR होता है जो कि कंट्रोल करता है डॉक्टर्स को और साइंटिस्ट को कि वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर शो करें क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे, और इथिकली सारा जो ट्रायल है वो बिल्कुल एथिकल वे में चले। इसके अलावा FDA जो है वो अप्रूवल देता है। FDA के अलावा IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, ये भी अप्रूवल देता है जो भी नई ड्रग हम ट्रायल के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद जब सारे ट्रायल्स हो जाते हैं, अलग अलग फेजेस जब उसकी चलती हैं, तो बीच बीच में भी FDA NDA का अप्रूवल चलता रहता है, और लास्ट में आ जाता है NDA का अप्रूवल जो है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन जब फेज 3 ट्रायल खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये अप्रूवल मिलता है, और इसके अप्रूवल के बाद ही कोई भी ड्रग मार्केट में आने लग जाती है। बट कुछ मतलब एक्सेप्शनल केसेस हो जाती हैं, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है
या फिर बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, तो सीवियर डिजीज़ के केस में क्या होता है कि फेज थर्ड जो हमारा जो अलग अलग फेजेस हैं क्लिनिकल ट्रायल के, तो फेज थर्ड से पहले भी जो ड्रग है वो सीधे मार्केट में आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है। उसके अलावा अगर लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई डिजीज है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कोरोना वायरस के केस में भी क्या है कि ट्रायल्स अगर कंप्लीट नहीं है तो भी अप्रूवल मिल जाता है कि जो ड्रग है वो मार्केट में आ सकती है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी गवर्निंग बॉडीज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, वो इस तरीके के एक्शंस को ले सकती हैं। नेक्स्टली क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जब भी कोई भी नई ड्रग की डिस्कवरी होती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 1, 2 या फिर 4-5 मॉलिक्यूल बने और उन्हीं का हमने क्लिनिकल ट्रायल करा और वही अप्रूव हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सपोज अगर हम पैरासिटामोल का एग्जाम्पल लें तो जब पैरासिटामोल बनी होगी तो उसके साथ थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल और भी बने होंगे जो कि पैरासिटामोल की हाइपोथेसिस पे ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब पैरासिटामोल की टेस्टिंग हुई होगी तो टेस्टिंग करने के बाद उन थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल में से कुछ 10-15 मॉलिक्यूल होंगे जो कि उन सारे टेस्ट को, उन सारी स्क्रीनिंग को पास करे होंगे। अब उन स्क्रीनिंग के बाद हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल हम करते हैं तो उससे पहले एक और बेसिक स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी। दैट मीन्स क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले एक और ट्रायल होगा, उसको बोलेंगे प्री क्लिनिकल ट्रायल। तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है एनिमल्स में, ऐसे एनिमल्स में जिनकी फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी से बिल्कुल सिमिलर होती है। अब अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी से सिमिलर फिजियोलॉजी उनकी होगी तो अगर उनमें फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक एक्शन अगर सही आ रहे हैं तो वही हम अज्यूम कर लेते हैं कि ह्यूमंस में भी सेम एक्शन वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्री क्लिनिकल स्टडी करी जाती है। अब जो 10-15 मॉलिक्यूल हमारे आ गए थे स्क्रीनिंग के बाद, उन स्क्रीनिंग जब हम प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो 10-15 में से कुछ 5 या 6 मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जो कि हम क्लिनिकल ट्रायल में उनको भेजते हैं, ठीक है। अब जब प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं तो सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक सारी चीजें हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 4-5 मॉलिक्यूल्स आए हैं वो आ जाते हैं हमारे क्लिनिकल ट्रायल में। अब इसमें भी 4 फेजेस होती है। सबसे फर्स्ट फेज को हम बोलते हैं ह्यूमन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है कि फेज फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती है 20 से लेकर के 100। दैट मीन्स 20 से लेकर के 100 के बीच में कम ह्यूमंस को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब को लेकर के ट्रायल होता है। अब जो ह्यूमंस को हम इसमें लेते हैं इनको हम बोलते हैं वॉलंटियर्स, ठीक है। और ये वॉलंटियर्स क्या होते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स। दैट मीन्स फेज फर्स्ट ट्रायल में हमेशा हेल्दी वॉलंटियर्स को लेकर के टेस्टिंग करी जाती है। अब ये टेस्टिंग कितने टाइम में कंप्लीट होती है, लेस देन 1 ईयर, यानी कि एक साल से कम टाइम लगता है, कुछ मंथ्स लग सकते हैं इसको कंप्लीट होने में, ठीक है। उसके अलावा इसका कॉस्ट क्या है, दैट मीन्स फेज वन ट्रायल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि ड्रग की सेफ्टी, दैट मीन्स ड्रग सेफ है या फिर नहीं है, उसके एडीआर्स की, उसके क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो नॉर्मल वॉलंटियर है, ह्यूमन नॉर्मल वॉलंटियर, उसमें क्या शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सेफ डोज रेंज, कि एक डोज रेंज का हमें पता चल जाएगा। सपोज 250 mg अगर हमें देनी है तो 250 mg हमें कैसे पता चला कि 250 mg ही देनी है, क्योंकि उसमें पहले बहुत सारे ट्रायल हुए हैं, तो उस ट्रायल से नहीं पता चला। सपोज पैरासिटामोल का अगर एग्जांपल हम ले लें तो मैक्सिमम 600 तक एक बार में डोज दे सकते हैं। तो मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम है 350, तो इसके बीच में हमने देना है, तो एक सेफ रेंज है, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा फेज फर्स्ट ट्रायल के। उसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक ड्रग का क्या है, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये सब हमें पता चलेगा। उसके अलावा फूड के साथ इंटरेक्शन, दैट मीन्स जो हमारी ड्रग है वो कहीं फूड के साथ इंटरेक्शन तो नहीं कर रही है, ये भी हमें फेज फर्स्ट ट्रायल में ही पता चल जाता है। अगर हम मेन चीज़ों की बात करें तो सेफ्टी, एडीआर्स और जो डोज रेंज है, ये मेनली हमें पता चलती है फेज फर्स्ट ट्रायल से। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं डोज एस्केलेशन ट्रायल, ठीक है। डोज एस्केलेशन इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि हम डोज को एक्सेलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि डोज को हम एक तरीके से डिसाइड कर रहे हैं कि क्या सेफ डोज उसकी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है फेज सेकंड ट्रायल, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी क्लिनिकल ट्रायल। तो एक्सप्लोरेटरी क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, 100 से लेकर के 200 नंबर ऑफ ह्यूमंस चाहिए होते हैं। अब ये ह्यूमंस क्या होंगे, बेसिकली ये होते हैं पेशेंट्स, ठीक है। जिस भी डिजीज के लिए ट्रायल चल रहा है उस डिजीज के पेशेंट्स को लेकर के फिर फेज सेकंड ट्रायल को किया जाता है। सपोज अगर हम डायबिटीज की बात करें या थायराइड की बात करें तो फेज फर्स्ट ट्रायल में क्या होगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होंगे, लेकिन फेज सेकंड ट्रायल में क्या होगा, डायबिटीज या फिर थायराइड के पेशेंट्स होंगे, ठीक है। अब ये इसमें कितना टाइम लगता है, कुछ मंथ से लेकर के कुछ ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या चीज़ें चेक करते हैं, सबसे पहले तो इफेक्टिवनेस, दैट मीन्स कि उसका फार्माकोडायनेमिक एक्शन है, जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो प्रोड्यूस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उन डिजीज वाले पेशेंट्स में, ठीक है। उसके अलावा हम उसकी सेफ्टी देख लेते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक देख लेते हैं।
नेक्स्ट फेज आ जाता है हमारा फेज थर्ड ट्रायल। अब जो ये फेजेस चलती रहती है, तो अगर हमने सपोज यहाँ पे 5 ड्रग्स का एग्जांपल लेके हम चले थे कि 5 ड्रग्स को हम क्लिनिकल ट्रायल में भेज रहे हैं। अब इस 5 में से सिर्फ 2 या 3 ही ड्रग्स होंगी जो हमारे फेज थर्ड ट्रायल तक पहुंच पाएंगी, ठीक है। अब फेज थर्ड ट्रायल क्या है? एक तरीके से कंफर्मेटरी क्लिनिकल ट्रायल है, दैट मीन्स कंफर्मेशन करने के लिए। कंफर्मेशन किस चीज का? हमें ये तो पता चल गया फेज सेकंड ट्रायल में कि इफेक्टिव है ड्रग या फिर नहीं है, ठीक है। कम इंडिविजुअल हमने लिए, उसमें हमें पता चल गया कि ड्रग इफेक्टिव है या फिर नहीं है, ठीक है। अब फेज थर्ड ट्रायल जब हम करते हैं तो इसमें कुछ सेवरल हंड्रेड से लेकर के सेवरल थाउजेंड्स तक के इंडिविजुअल्स को लिया जा सकता है, ठीक है। इनको लेकर के 1 से 4 साल तक इनमें स्टडी करी जाती है। स्टडी से क्या पता चलेगा कि कंफर्मेशन ऑफ इफेक्टिवनेस कंफर्म होगा। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हम क्योंकि ले रहे हैं, ठीक है, कुछ 100 से लेकर के कुछ 1000 तक के 10,000 के लोग तक भी लोग ले सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अब ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा पॉपुलेशन में क्या होगा, जो इफेक्ट आएगा वो हमें एकदम से एक्यूरेट आ सकता है, ठीक है। तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए फेज थर्ड ट्रायल करते हैं। इसमें हम कंफर्म कर लेते हैं इफेक्टिवनेस को और एडीआर्स को। जो भी एडीआर्स आने वाले होंगे, मतलब इन सबको बहुत ज्यादा सीवियर एडीआर तो नहीं आ रहे हैं, फिर किस तरीके के एडीआर्स आ रहे हैं उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। एडीआर्स दैट मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। अब सपोज हमारे फेज थर्ड ट्रायल में 3 ड्रग्स गई थी, उन 3 में से सिर्फ एक ही ड्रग होगी अब जो फेज थर्ड ट्रायल को पास करके फेज फोर्थ ट्रायल में आ पाएगी, ठीक है। फेज थर्ड ट्रायल के बाद फिर से क्या होता है, अप्रूवल मिलता है IND का। उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद NDA का अप्रूवल मिलता है, ठीक है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन का। और उन्होंने अगर अप्रूव कर लिया, वो सब क्या करेंगे, पूरे क्लिनिकल जो हमारा ट्रायल हुआ है उसका डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। और बीच बीच में भी वो लोग जाकर के क्लिनिकल ट्रायल का जो मतलब स्पॉट होता है वहाँ पे जाकर के वो लोग टेस्ट करते रहते हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक एथिकली और अनबाइस्ड तरीके से चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो फाइनली जब फेज थर्ड ट्रायल को ड्रग पास करती है तो ड्रग आ जाती है फेज फोर्थ ट्रायल में, ठीक है। इसमें आने से पहले एक और जगह ड्रग जाती है, वो है मार्केट में। दैट मीन्स ये 3 ट्रायल अगर ड्रग ने पास कर लिए तो ड्रग चली जाएगी मार्केट में। अब मार्केट में गई तो उसके बाद जाकर के जो लास्ट फेज है वो हमारा स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। दैट मीन्स मार्केट में जाने के बाद उसका सर्विलेंस होगा, उसके बाद उसमें मतलब उसके बाद उसको डिटेक्ट करा जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर सुपरवाइज करा जाएगा कि ये ड्रग कहीं कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं दिखा रही है, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं शो कर रही है। अब जो लॉन्ग टर्म के लिए जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो इफेक्टिव है या फिर नहीं है, ऐसा तो नहीं कि रेसिस्टेंस हो जा रही है, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर नहीं है, दैट मीन्स ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा महंगी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को देखते हैं फेज 4 ट्रायल में। अब फेज 4 ट्रायल के बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, जैसे कि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि मार्केट में आने के बाद बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट शो करती हैं या फिर उन ड्रग्स की रेसिस्टेंस हो जाती है, तो उन सारी ड्रग्स को विड्रॉ कर दिया जाता है मार्केट से। एज लाइक थैलिडोमाइड एक ड्रग थी जिसको 1960-70s के टाइम पे यूज करा जाता था प्रेग्नेंट वुमेन में मॉर्निंग सिकनेस के लिए। दैट मीन्स जो मॉर्निंग में वॉमिटिंग वगैरह जो भी नोजिया वाली फीलिंग होती है उसको कम करने के लिए थैलिडोमाइड को यूज करा जाता था। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज ने थैलिडोमाइड को लिया था उन सब के जो भी बेबीज थे उनको फोकोमेलिया हो गया था। दैट मीन्स कि उनके जो हाथ और पैर थे वो उनके ट्रंक से चिपके हुए थे। दैट मीन्स उनके आर्म्स गायब थे, उनके हाथ डायरेक्टली उनके ट्रंक से चिपके हुए थे। तो ये क्या है, एक एडीआर है जो कि किसी पर्टिकुलर ड्रग को लेने की वजह से आया है। तो इस तरीके की ड्रग्स को विड्रॉ कर दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनकी रेसिस्टेंस हो जाती है डेवलप, तो उनको भी मार्केट से विड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फेज 4 ट्रायल है वो काम में आता है। इसमें फार्माकोविजिलेंस के एक एसोसिएशन होता है जो कि काम करता है इन सारी ड्रग्स का सर्वे करने के लिए, और जब जो भी ड्रग्स में एडीआर्स वगैरह आते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, और उसकी पूरी रिपोर्ट वगैरह बना करके ये भेजते हैं हमारी मिनिस्ट्री को। फिर उसके बाद जाकर के जो भी उसमें केस होता है या फिर जो भी उसमें आगे प्रोसेसिंग होती है उसको ये कंडक्ट करवाते हैं। Once again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like and share this video. That motivates me to make more such videos. You can subscribe to my channel and also press the bell icon. You can also follow me in my Instagram and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.